हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले हम लेक्चर नंबर 1 को रिकैप करेंगे। तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं? भौतिक परिवर्तन। फिर पढ़े हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं क्या? जल का जमना, बर्फ का पिघलना, जल का जल वाष्प में बदलना, कागज को काटना, लकड़ी को काटना, मोम का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, दूध से दही का बनना, दहन, श्वसन, पाचन, किण्वन आदि, ये सब एग्जाम्पल हम देखे हैं। फिर आगे उसमें लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं जो नया पदार्थ बनता है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें एग्जाम्पल हम देखे थे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना, और दूसरा एग्जाम्पल देखे थे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, और इन दोनों क्रियाओं में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिनका भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 1 में लास्ट में देखे थे रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी पहचान होती है। तो सबसे पहला हम देखे थे अवक्षेप का निर्माण। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। ठीक। यदि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है तो वो भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किसी अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। किसी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और आज के क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है। इन सब टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल में हम कहें कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना, अब इसको यदि हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण, और इसी को जब हम संक्षिप्त रूप में शॉर्टकट में उसके सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अगर कह रहा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण, H2O। अब देखिए क्या है, इसी अभिक्रिया को एक वाक्य के रूप में न लिखकर संक्षिप्त रूप में
उसके प्रतीकों एवं सूत्रों का प्रयोग करके यदि हम लिख देते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहां लिख दिया गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहां लिख दिया है जल। तो ये क्या हो गया है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल के निर्माण का एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, शॉर्टकट में यदि उसी को हम प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे कहेंगे उत्पाद। तो इस रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक, और जल क्या होगा, उत्पाद। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। और ध्यान दीजिए कि जो भी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें अभिकारक बोला जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। तो इस समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और H2O क्या होगा, उत्पाद। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है एक बार फिर से, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखेंगे क्या, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के अणु सूत्र एवं प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए, जो पदार्थ भाग ले रहा है एवं अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है उसके अणु सूत्र पता हो या फिर प्रतीक पता हो। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। तो देखिए बड़ा यहाँ कंफ्यूजन होता है। जैसे यदि हाइड्रोजन बोल दिया जाए तो हाइड्रोजन के लिए हम H लिखें कि H2 लिखें, कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिए जो पदार्थ होते हैं उनको सदैव उनके आणविक रूप में लिखा जाता है। तो पदार्थों को उनके आणविक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, ब्रोमीन के लिए Br2, आयोडीन के लिए I2, क्लोरीन के लिए Cl2, ऑक्सीजन के लिए O2। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थों को उनके आणविक रूप में, अणु रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एक परमाणु तत्व। अगर कोई ऐसा तत्व है जो अणु के रूप में नहीं मिलता है, एक परमाणु के रूप में मिलता है, तो उसको उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, आयरन को Fe से, पोटेशियम को K से, जिंक को Zn से, कॉपर को Cu से। तो तीसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई ऐसे पदार्थ हैं या कोई ऐसा तत्व है जो अणु रूप में नहीं एक परमाणु के रूप में मिलता है तो उसको रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, इसमें अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है।
जैसे मान लीजिए A प्लस डी क्या है, अभिकारक, और C प्लस डी क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो उनके बीच में तीर का प्रयोग करते हैं, तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, तीर के चिन्ह के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारकों को तथा तीर के दाईं ओर RHS उत्पादों को लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया तीर, तीर के बाएं साइड में क्या लिखा जाता है, अभिकारक को, और दाहिने साइड में क्या लिखा जाता है, उत्पाद को। और अगला पॉइंट है कि यदि दो या दो से अधिक अभिकारक हैं या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दो अभिकारक हैं, एक ए है एक बी है, तो उनके बीच में हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ये दो उत्पाद, एक सी है एक डी है, तो उनके बीच में भी प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। तो देखिए अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए पूर्ण शीर्ष वाले तीर का प्रयोग करते हैं तथा तीर का सिरा उत्पादों की ओर होता है जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मान लीजिए क्या है, एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक X प्लस वाई है, अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं XY। तो अभिकारक और उत्पादों के बीच में एक तीर का प्रयोग करेंगे, और तीर कैसा होना चाहिए, पूर्ण शीर्ष वाला। कब, जब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो। अब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में जाती है, पीछे नहीं जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में जाती है, वापस पीछे नहीं आती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मान लीजिए क्या है, X प्लस वाई एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसके बीच में जो अभिकारक एवं उत्पाद होंगे उनके बीच में एक पूर्ण शीर्ष वाले तीर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी जाए और पीछे भी जाए, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी जाए और पश्चिम दिशा में भी जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए मान लीजिए कि ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसमें अभिकारक A प्लस डी मिलके बना देंगे C प्लस डी, और इस अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, A प्लस बी मिलके क्या बनाएंगे, C प्लस डी, और C प्लस डी मिलके बनाएंगे क्या, A प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये अभिक्रिया आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी। A प्लस बी मिलके C प्लस डी भी बनाएगा और C प्लस डी मिलके A प्लस बी भी बनाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा में भी जाती है और पश्चिम दिशा में भी जाती है, आगे भी जाती है पीछे भी आती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए पूर्ण शीर्ष वाले तीर का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्ध शीर्ष वाले तीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने की कुछ विधि थी, कुछ तरीके थे जिनके बारे में हम पढ़े हैं। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित
किया क्यों जाता है? तो ध्यान दीजिए, इसका जवाब है कि द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होता है, परमाणु न तो नष्ट होता है। तो अभिकारक के साइड में जितने भी परमाणु होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद के साइड में होने चाहिए। तो एक बार फिर से, द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होता है, परमाणु न तो नष्ट होता है। इसी वजह से अभिकारक के साइड में जितने भी परमाणु होंगे उत्पाद के साइड में भी उतने परमाणु होने चाहिए। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इस समीकरण को अगर हम देखें तो इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यदि इस रासायनिक समीकरण को हम देखें तो इस रासायनिक समीकरण में क्या हुआ है कि एक परमाणु नष्ट हो गया है, जबकि द्रव्य के अविनाशिता का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। तो द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार इस तरफ हाइड्रोजन 2 है तो इस तरफ 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इस तरफ है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अर्थात अभिकारक के साइड में जितने भी परमाणु हैं उत्पाद के साइड में भी उतने परमाणु होने चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? संतुलित करते हैं। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरफ ऑक्सीजन 1 है तो यहां हम लगा देंगे 2, और जब 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर हम लगा देंगे 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि द्रव्य के अविनाशिता का नियम क्या है। तो देखिए द्रव्य के अविनाशिता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है। अतः द्रव्य की अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। तो देखिए द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए रासायनिक समीकरण या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में अर्थात दाईं ओर तथा बाईं ओर, तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं के संख्या का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर कितना है? हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और दाहिने साइड हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ऐसी
रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें देखिए दोनों तरफ बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या का मान क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है, किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से हमको जांच एवं त्रुटि विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है। अब देखिए जांच एवं त्रुटि विधि में कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहला बात है कि इस विधि से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे अधातु को, फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। फिर से एक बार, इस विधि से सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद अधातुओं को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे और ये चारों नियम इसी क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए संतुलित करने का क्या नियम है। सबसे पहले धातुओं को संतुलित करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड, बेरियम आदि को। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे अधातुओं को संतुलित करते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आदि को। फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं और चौथे नंबर पे हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो देखिए एक ये रासायनिक समीकरण है
इसको संतुलित करने के लिए इस नियम को फॉलो करिए। तो पहले क्या करिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को लिख लीजिए, LHS और इधर क्या है RHS। ठीक, इस तरफ देखिए एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 1 और सल्फर की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, हाइड्रोजन की संख्या है 2। और दाहिने साइड में देखिए एल्युमिनियम की संख्या है 2, सल्फर की संख्या है 3, ऑक्सीजन की संख्या है 12 और हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो देखिए सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, सबसे पहले धातुओं को संतुलित करते हैं। तो इसमें देखिए कौन धातु है, इसमें एल्युमिनियम धातु है। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे। तो देखिए इस तरफ एल्युमिनियम की संख्या 1 है और इस तरफ एल्युमिनियम की संख्या 2 है। तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए हम यहां लिख देंगे 2 और जो अंक लिखा जाता है हमेशा गुणांक में लिखा जाएगा, यहां नीचे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए यहां हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब जो हमारा धातु था वो संतुलित हो गया। दूसरे नंबर पे अधातु को संतुलित करना है और इनमें देखिए अधातु कौन है, सल्फर। तो सल्फर का संख्या इस तरफ कितना है 3 और इस तरफ सल्फर की संख्या कितनी है 1। तो हम यहां लिख देंगे 3। अब जब हम यहां लिखेंगे 3 तो सल्फर की संख्या इधर भी हो जाएगी 3। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 चौक 12। तो अब ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 12, इस तरफ भी ऑक्सीजन कितना है 12। ऑक्सीजन अपने आप संतुलित हो गया। अब देखिए लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 और इस तरफ हाइड्रोजन है 2। तो हम यहां पर लिख देंगे कितना 3 और इस तरफ भी हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 6। अब दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, समान हो गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं के संख्या को लिख लीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की भी संख्या क्या है 2 है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2 है। अब राइट हैंड साइड में आइए, RHS में राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम यहां लिख देंगे 2। अब जैसे ही हम यहां लिखेंगे 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब क्या हो गया, इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 4, इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 2। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहां लिख देंगे 2। तो हाइड्रोजन अब हो जाएगा कितना 4। अब देखिए इस तरफ भी ऑक्सीजन 2, इस तरफ ऑक्सीजन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 और एक क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और राइट हैंड साइड में भी देखिए क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब सोडियम की संख्या यहाँ पे कितनी है 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो देखिए इसमें कोई धातु है, हाँ सोडियम क्या है धातु है। इस तरफ सोडियम 1 है, इस तरफ भी सोडियम 1 है, सोडियम संतुलित है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखिए, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है और इस तरफ ऑक्सीजन क्या है 1 है, ऑक्सीजन भी क्या है संतुलित है। अब हाइड्रोजन को देखिए,
इस तरफ हाइड्रोजन 2 है और इस तरफ हाइड्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहां लिखेंगे 2 और यहां लिख देंगे 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और इस तरफ हाइड्रोजन है 3। तो इस तरफ भी हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहां हम लिख देंगे 2। अब जब यहां हम लिख देंगे 2 तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 4। लेकिन अब इस तरफ हो गया क्या, सोडियम हो गया तुम्हारा 2। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए हम इस तरफ भी क्या लिख देंगे 2, तो सोडियम हो जाएगा 2। इस प्रकार देखिए, इस तरफ हो गया सोडियम 2, इस तरफ भी सोडियम 2, इस तरफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरफ ऑक्सीजन 2, इस तरफ भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन इस तरफ 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4। और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एवं राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को लिख लिए। जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। जिंक 1 है, क्लोरीन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। और राइट हैंड साइड में देखिए जिंक कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करते हैं, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो इसमें देखिए धातु कौन है, जिंक। और जिंक इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, जिंक संतुलित है। ठीक, दूसरे नंबर पे हम अधातु को देखेंगे तो इसमें अधातु क्या है, क्लोरीन। इस तरफ क्लोरीन 1 है और इस तरफ क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए हम यहां लिख देंगे 2। और जैसे ही हम यहां लिखेंगे 2, क्लोरीन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। तो देखिए समीकरण क्या हो गया, संतुलित। इस तरफ जिंक 1 है, इस तरफ 1 है, इस तरफ क्लोरीन 2 है, इस तरफ भी क्लोरीन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है। और इस प्रकार एक क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला एग्जांपल देखिए क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं उसको लिख लीजिए। तो Fe 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। और इस साइड में देखिए Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले किसको संतुलित किया जाता है, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो देखिए इसमें धातु है, हाँ धातु है, आयरन है। तो Fe देखिए सबसे पहले Fe को हम संतुलित करेंगे। इस तरफ Fe 3 है, इस तरफ Fe 1 है। तो Fe को आयरन को संतुलित करने के लिए यहां हम लिख देंगे 3। जैसे ही हम यहां लिखेंगे 3, इस साइड अब आयरन हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक, उसके बाद अब देखिए दूसरे नंबर पे हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन, अब इस तरफ ऑक्सीजन 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम यहां लिखेंगे 4। और जैसे ही हम यहां लिखेंगे 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन भी हो जाएगा 4 दूनी 8। इस तरफ हाइड्रोजन 8 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहां हम लिख देंगे 4, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन हो जाएगा 8। इस प्रकार देखिए इस तरफ Fe 3 है, इस तरफ भी Fe 3 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ हाइड्रोजन 8 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 8 है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा है, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल क्लोराइड
गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में एंड एवं राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे Ba कितना है, 1, एल्युमिनियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, 3, क्लोरीन कितना है, 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देख लीजिए RHS, यहां पे Ba कितना है, 1, एल्युमिनियम कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, और इस तरफ देखिए ऑक्सीजन की संख्या है 3 चौक 12, इस तरफ सल्फर 1 है और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3, और ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो देखिए सबसे पहले हम किसको संतुलित करते हैं, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो इसमें देखिए 2 धातु हैं, बेरियम और एल्युमिनियम। अब बात आती है कि हम किसको पहले संतुलित करें, तो किसी को भी पहले संतुलित कर लो, चाहे बेरियम को कर लो चाहे एल्युमिनियम को कर लो। अब देखिए बेरियम क्या है, 1, इस तरफ भी बेरियम 1 है, संतुलित है। एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम इस तरफ 2 है और इस तरफ एल्युमिनियम 1 है, तो हम यहां एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए लिख देंगे 2। जैसे ही हम यहां लिखेंगे 2, एल्युमिनियम हो जाएगा 2 और क्लोरीन हो जाएगा 3 से 6। अब ध्यान से देखिए दूसरे नंबर पे हम संतुलित करेंगे अधातु को। तो अधातु भी इसमें कितने हैं, क्लोरीन है और सल्फर है, 2 हैं। तो किसी को भी पहले संतुलित कर लो। तो देख लेते हैं हम सल्फर को, इस तरफ सल्फर 3 है और इस तरफ सल्फर 1 है। तो सल्फर को संतुलित करने के लिए यहां पर हम लिख देंगे 3, और जैसे ही हम यहां लिखेंगे 3, सल्फर यहां हो जाएगा 3 और बेरियम हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन हो जाएगा 12, ठीक है। अब बेरियम को संतुलित करने के लिए यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 3, ठीक है। जैसे ही हम यहां लिखेंगे 3, अब क्लोरीन हो जाएगा यहां पे कितना, 6 हो जाएगा और बेरियम हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए क्या बचा है, सब संतुलित हो गया है। इस तरफ बेरियम 3 है, इस तरफ बेरियम 3 है, इस तरफ एल्युमिनियम 2 है, इस तरफ एल्युमिनियम 2 है, इस तरफ सल्फर 3 है, इस तरफ सल्फर 3 है, इस तरफ क्लोरीन 6 है, इस तरफ क्लोरीन 6 है, इस तरफ ऑक्सीजन 12 है और इस तरफ ऑक्सीजन 12 है। दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इस प्रकार अब ये क्या हो जाएगी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। और अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन Fe, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, आयरन की संख्या 2 है, एल्युमिनियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। और राइट हैंड साइड में Fe की संख्या 1 है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। अब ध्यान से देखिए सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं। तो इसमें 2 धातु हैं, Fe और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम 2 धातु हैं। तो किसी को भी पहले संतुलित कर लेंगे। इस तरफ आयरन 2 है और इस तरफ आयरन 1 है, तो हम यहां लिख देंगे 2, तो इस तरफ भी आयरन हो जाएगा 2। अब दूसरे नंबर पे देखिए एल्युमिनियम को, इस तरफ एल्युमिनियम 1 है, इस तरफ एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए यहां हम लिख देंगे 2। जैसे ही हम यहां लिखेंगे 2, एल्युमिनियम हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन इस तरफ भी 3 है और इस तरफ भी 3 है, ऑक्सीजन संतुलित है। अतः ध्यान से देखिए इसमें आयरन 2, इस तरफ भी 2, एल्युमिनियम इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, ऑक्सीजन इस तरफ 3, इस तरफ भी ऑक्सीजन 3 है। इस प्रकार दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने की कौन कौन सी विधि है, और लास्ट में देखे हैं रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। अब देखिए यहां से
कौन सा प्रश्न बन सकता है? सबसे पहला प्रश्न यहां से बनेगा कि द्रव्य के अविनाशिता का नियम क्या है। ठीक। दूसरा प्रश्न यहां से आता है कि कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा कि इस रासायनिक समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। यहां से यही दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है। और पिछले वर्ष में जो बोर्ड परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, वो सवाल आए हुए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे। ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। और इसके आगे अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।